एक लड़की अपने हाथ में कुछ शॉपिंग बैग लिए सड़क किनारे खड़ी हुई है। उसे देखकर उसकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता था। शायद 21 या 22 की रही होगी। वो बार बार अपने हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देख रही थी। उस लड़की ने साधारण सा सलवार सूट पहन रखा था, जो उसके परफेक्ट फिगर में बिल्कुल फिट हो रहा था। घनी पलके, काली आंखें, गुलाबी होंठ, पतला सा नाक, ठुड्डी में एक छोटा सा तिल, कानों में छोटी छोटी बालियां, नाक में नोज पिन, और इस सिंपल साधारण से लुक में भी वो बहुत ही मासूम और खूबसूरत लग रही थी। शाम का वक्त, चारों ओर अंधेरा लगभग फैल चुका था। तभी अचानक उसकी नज़र सड़क के उस पार जाती है, जहाँ से एक हैंडसम लड़का अपनी बाइक के पास खड़े हुए उसे हाथ देकर अपनी तरफ बुलाता है। उस लड़की को देखते ही लड़की के होंठों पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो अपने चेहरे पर नाराजगी के भाव लाते हुए उस लड़के को अपनी तरफ आने का इशारा करती है। लड़का मुस्कुराते हुए सड़क के उस पार से इस पार आने लगता है। अचानक एक पल में एक तेज रफ्तार कार सड़क से गुजरती है और उस लड़के को जोरदार टक्कर लगाती है, जिससे वो हवा में उछलकर वापस जमीन पर गिर जाता है। लड़की की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। उसकी नज़र उस गाड़ी का पीछा करती है। उस गाड़ी में अचानक ब्रेक लगता है और घर की आवाज़ से वो गाड़ी कुछ कदम आगे जाकर रुक चुकी थी। उस गाड़ी की खिड़की से एक लड़का, जिसकी उम्र शायद 28-30 साल रही होगी, अपना सिर निकालकर सड़क में घायल पड़े उस लड़के को देखता है और फिर वापस गाड़ी का कांच चढ़ाते हुए वहां से निकल जाता है। लेकिन वो लड़की बड़े गौर से कार के अंदर बैठे उस इंसान को देख रही थी और अपने मोबाइल में उस लड़के और उसकी कार का वीडियो भी बना लिया था। वो लड़की जल्दी से घायल पड़े उस लड़के के पास आती है और उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरते हुए, मनन उठो प्लीज, मनन क्या हुआ तुम्हें? वो लड़का अपनी अधखुली आंखों से उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है। सुरभि सुरभि मनन के सिर में बह रही खून की धार को देखते हुए पागल सी होने लगती है। वो रोते हुए आसपास हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उस अंधेरे में कोई भी सुरभि की मदद के लिए दिखाई नहीं दे रहा था। मनन सुरभि की बाहों में बेहोश सा हो जाता है। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं और मनन को खो देने के एहसास से सुरभि जोर से चीखती है, मनन। दूसरी ओर एक चमचमाती हुई कार बिला के अंदर आकर रुकती है। बाहर से वो बिला किसी महल से कम नहीं लग रहा था। बिला के बाहर ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, बी आर हाउस। उस कार का दरवाज़ा खोलकर एक लड़का बड़े शान से बाहर निकलता है। उसने ब्लैक शर्ट विद स्पेनिश ग्रे कलर पैंट पहन रखा था। उसकी शर्ट के ऊपर की 2-3 बटन खुले हुए थे, जिसमें उसका सख्त सीना दिखाई दे रहा था। उसने अपनी शर्ट की बाजुओं को कोहनी तक फोल्ड करके रखा था, जिसके ब्लैक शूज की खटखट पूरे विला में गूंज रही थी। अपनी आंखों में चढ़ा काला चश्मा उतारते हुए वो लड़का अंदर की तरफ बढ़ जाता है। उस लड़के के चेहरे पर कठोर भाव थे, जो एक पल के लिए भी चेंज नहीं हो रहे थे। वो लड़का तेजी के साथ अपने कदम बढ़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगता है। तभी एक आवाज उसके कदम रोक लेती है। कहाँ से आ रहे हो विष्णु? वो लड़का पलटकर देखता है। उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके आधे से ज्यादा बाल सफेद हो चुके थे और आंखों में एक हाई पावर का चश्मा चढ़ा हुआ था। विष्णु अपनी नजर चुराते हुए कहता है, कहीं नहीं दादी, वो बस एक जरूरी मीटिंग में था, इसलिए लेट हो गया। दादी खामोशी से विष्णु को देख रही थी, जैसे उसके चेहरे को पढ़कर सच जान लेना चाहती थी। विष्णु दादी की ओर अपनी पीठ कर लेता है और गहरी सांस लेकर कहता है, आपको इतनी देर तक नहीं जागना चाहिए दादी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। विष्णु दादी का जवाब सुने बिना ही तेजी के साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है। जब मेरे बच्चे ने अपनी ऐसी हालत बना रखी है, तो मुझे नींद कैसे आ सकती है? हे भगवान, मेरे विष्णु की जिंदगी में सब सही कर दो। दादी अपनी आंखों में भरे आंसुओं को पोंछते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती हैं। इधर पुलिस स्टेशन में सुरभि कब से बैठी हुई है, लेकिन कोई उसकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा है। सुरभि चिढ़ते हुए अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और अपने सामने बैठे एक कांस्टेबल के पास जाती है। वो कांस्टेबल कुछ फाइलों में बिजी था या फिर बिजी होने का दिखावा कर रहा था, पता नहीं। सुरभि गुस्से में कहती है, ठीक है, अगर आप लोग मेरी रिपोर्ट नहीं लिखना चाहते तो मैं ये मामला सोशल मीडिया में घसीटूंगी। उस आदमी का वीडियो जो मेरे पास है, और आप लोगों की लापरवाही भी।
सब कुछ सोशल मीडिया में डालूंगी मैं। वो कांस्टेबल अपने हाथ में ली हुई फाइल को साइड में रखता है और सुरभि की तरफ देखकर कहता है, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी। सुरभि बेचैन होते हुए कहती है, देखिए सर, मेरे मंगेतर का एक्सीडेंट हुआ है। मैं उसे हॉस्पिटल में छोड़कर यहाँ आई हूँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए, और आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। कांस्टेबल अपना रजिस्टर निकालते हुए सुरभि की रिपोर्ट लिखने लग जाता है। सुरभि पूरा वाकया सुनाती है। रिपोर्ट लिखने के बाद कांस्टेबल उसे कहता है, ठीक है, हम अपनी कार्यवाही शुरू करते हैं। पता करने की कोशिश करेंगे कि किसने किया है। सुरभि अपने मोबाइल को आगे करते हुए उस कांस्टेबल की तरफ करते हुए कहती है, आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास उस इंसान का वीडियो है जिसमें उसका चेहरा और उसकी गाड़ी का नंबर दोनों साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आपको बस इस वीडियो के बेसिस पर उस क्रिमिनल को अरेस्ट करना है। दैट्स इट। कांस्टेबल एक नज़र सुरभि की मोबाइल पर चल रहे वीडियो की ओर देखता है और फिर सुरभि को अजीब नज़रों से देखने लग जाता है। सुरभि हैरान होते हुए कहती है, क्या ऐसे क्या देख रहे हैं आप? जल्दी से जल्दी इस क्रिमिनल को अरेस्ट करिए। कांस्टेबल अपनी भौहें चढ़ाते हुए सुरभि को देखकर कहता है, तुम जानती हो इस इंसान को? तुम्हें पता है ये कौन है? सुरभि गुस्से में आते हुए कहती है, ये इंसान चाहे इस देश का प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, इसे तो मैं सलाखों के पीछे पहुंचा कर ही रहूंगी। और आपको भी बता देती हूँ, मेरे पास और भी रास्ते हैं उस इंसान को सजा दिलाने के, इसलिए अपना काम पूरी ईमानदारी से करिएगा। सुरभि पैर पटकते हुए वहां से निकल जाती है। विष्णु अपने स्टडी रूम में घंटों से बैठा हुआ है। वो कुछ बेचैन सा दिख रहा था। पता नहीं कितनी सारी सिगरेट सुलगाकर ख़त्म कर चुका था। तभी उसे कुछ ख्याल आता है और वो अपने फ़ोन को अपने कान में लगाते हुए बड़े सहज भाव में कहता है, मेरी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया है, संभाल लेना। हॉस्पिटल में सुरभि मनन के बेड के पास बैठी हुई है। मनन को अभी तक होश नहीं आया था। उसके सिर पर एक बड़ी सी पट्टी बंधी हुई है। मनन को इस हालत में देखकर सुरभि की आंखें भर जाती हैं। उसकी आंखों में मनन के साथ गुजारे हुए खूबसूरत लम्हे तैरने लग जाते हैं। चाहे फिर मनन की बाइक में उसके पीछे बैठकर उसे छेड़ना हो, या फिर मनन के साथ पानी पूरी खाने का कंपटीशन करके उसे हराना हो, मनन का सुरभि के लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स लाना हो, या हर मौके पर सुरभि को स्पेशल फील करवाना हो, ये सब सोच सोचकर सुरभि की आंखों से आंसुओं की एक लंबी धार बह निकली थी। दरअसल सुरभि और मनन की दोस्ती 2 साल पहले हुई थी, जब सुरभि भी जॉब के लिए उसी कंपनी में पहुंची थी जहां मनन काम करता था। सुरभि को अपना टास्क करने में कभी कोई प्रॉब्लम होती तो मनन हमेशा उसकी हेल्प कर देता था। उन दोनों के रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से हुई थी, और इन 2 सालों की दोस्ती के बाद मनन को एहसास हो गया था कि उसके दिल में सुरभि के लिए फीलिंग्स है। कुछ दिनों पहले ही मनन ने सुरभि को प्रपोज किया था, और सुरभि उसे मना नहीं कर पाई क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मनन को पसंद करने लगी थी। दोनों ने अपने अपने परिवारों को भी बता दिया था, और जल्दी दोनों की सगाई भी होने वाली थी। सुबह का वक्त विष्णु जी में काफी देर से पसीना बहा रहा था। उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी। वो अपने हाथ में लिए हुए डंबल को जमीन में रखता है और साइड में रखी हुई बोतल को उठाकर एक घूंट पानी पीता है। बाकी बचा हुआ पानी विष्णु अपने चेहरे से उड़ेलते हुए पूरे शरीर को भिगो लेता है। तभी एक नौकर अपना सिर झुकाते हुए विष्णु के पास आता है और घबराते हुए कहता है, साहब पुलिस आई है। इतना सुनते ही विष्णु के चेहरे के भाव बिल्कुल सख्त हो जाते हैं। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं। उसकी नज़रों में एक दृश्य की झलकियां तैर जाती हैं। उस दृश्य में कुछ पुलिस वाले उसे और उसके परिवार को ज़बरदस्ती घसीट रहे थे। उसकी और उसके परिवार की बस चीखें गूंज रही थीं। वो हाथ पैर जोड़ रहा है, लेकिन पुलिस वाले उसे अनदेखा कर रहे हैं। ये दृश्य एक पल के लिए विष्णु के सामने आया और जैसे उसे अंदर तक झकझोर कर चला गया। तभी वो नौकर डरते हुए दोबारा कहता है, साहब वो दादी माँ और बाकी लोग आपका इंतज़ार। नौकर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही विष्णु इतनी तीखी नज़रों से उसे घूरता है कि उस नौकर के रेंगटे खड़े हो जाते हैं। विष्णु गुस्से में चीखता है, गेट आउट। नौकर अपना सिर झुकाते हुए चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। हॉल में पुलिस के कुछ आदमी बैठे हुए विष्णु का इंतजार कर रहे थे। उन पुलिस वालों के सामने दादी भी बैठी हुई हैं, जो बार बार पुलिस वालों से उनके यहाँ आने का रीज़न पूछ रही हैं। पुलिस वाले खामोश थे
क्योंकि वो विष्णु से ना सही लेकिन बीआर के खौफ से बखूबी वाकिफ थे। तभी एक औरत वहां आती है जिनकी उम्र लगभग 50 के ऊपर रही होगी। उन्होंने साधारण सी फीके रंग की साड़ी पहन रखी थी। न माथे पर बिंदी, न मांग में सिंदूर, न हाथों में चूड़ियां, न चेहरे पर कोई चमक। उन्हें देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वो विधवा हैं। वो औरत दादी के कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं, चिंता मत करिए माँ, विष्णु सबको संभाल लेगा, जैसे आज तक संभालता आया है। आप मेरे साथ आइए। दादी चिंता भरी निगाहों से उस औरत को देखकर कहती हैं, लेकिन निर्मला, 7 साल पहले पुलिस हमारे दरवाजे पर आई थी और हम सब बर्बाद हो गए थे। आज फिर से वही डर सता रहा है और ये लोग कुछ बता भी नहीं रहे कि बात क्या है। तभी वहाँ एक कड़क आवाज़ गूंजती है, पहले और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है दादी। पहले हम कमज़ोर थे, लेकिन अब हमारे सामने पूरी दुनिया कमज़ोर है। दादी और निर्मला पलटकर अपने पीछे खड़े विष्णु की तरफ देखती हैं। विष्णु आकर दादी के कंधे पर हाथ रखता है और उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा, आप जाइए प्लीज़। विष्णु निर्मला जी की तरफ देखकर कहता है, माँ, दादी को लेकर जाइए। दादी का मन तो नहीं मान रहा था, लेकिन विष्णु के आगे किसी की कहाँ चलती है। वो निर्मला के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ जाती हैं। विष्णु अपने सामने खड़े पुलिस वालों को एक कोड लुक देता है तो पुलिस वाले अपनी नज़र नीचे झुका लेते हैं। विष्णु सोफे में पैरों को क्रॉस करके बड़े शान के साथ बैठ जाता है और अपने ब्लेजर को सही करते हुए कहता है, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मेरे मैटर में जो भी केस आए उन्हें आप मुझ तक आने से पहले ही सॉल्व कर लें। बदले में जो रकम चाहिए बस वो बता दें। इन सब के बावजूद आपको मेरे घर तक आने की परमिशन किसने दी? एक पुलिस वाला बड़ी गंभीरता से कहता है, सर, आज तक तो ऐसा ही होता चला आ रहा था, लेकिन इस बार सामने एक जिद्दी अरियल लड़की है। उसने वारदात की जगह से आपकी गाड़ी का वीडियो निकाल लिया है और उस वीडियो में आपकी गाड़ी के नंबर के साथ साथ आपका फेस भी दिख रहा है। अगर हम इस केस को अपनी तरफ से रफा दफा कर भी दें तो वो लड़की उस वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड करेगी। फिर हम लोगों पर ऊपर से दबाव बनेगा, हमें फिर से जांच करनी पड़ेगी और बात घूम फिर कर वहीं आ जाएगी। विष्णु अपने हाथ की उंगली से इशारा करता है तो एक आदमी अपने हाथ में एक बैग लिए हुए आता है और पुलिस वालों के सामने रख देता है। विष्णु मुस्कुराते हुए कहता है, उम्मीद है ये रुपयों से भरा बैग, ये बैग पाकर आप इस समस्या का कोई अच्छा सा हल निकाल लेंगे। विष्णु अपनी टाई सही करते हुए उठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो पुलिस वाला हिम्मत करके बोल पड़ता है, सर, ये बैग हमें देने की बजाय आप उस लड़की को दे दें तो अच्छा रहेगा, या फिर उस लड़की की फैमिली को दें जिसका एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें कहिए कि ये पैसे लेकर वो लोग कंप्लेन वापस ले लें। अगर वो मान गए तो सब सही, वरना हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है। विष्णु अपनी काली आंखों से उस पुलिस वाले को घूरता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल पड़ने लगी थीं। विष्णु का गुस्सा देखकर वो पुलिस वाला अपना सर नीचे करते हुए कहता है, सॉरी सर, लेकिन हम बस अपने ऊपर आने वाले प्रेशर से डर रहे हैं। इस बार थोड़ा मुश्किल है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। वो लड़की ही आपको इन सब से निकाल सकती है। इतना कहकर पुलिस वाले वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन विष्णु के कान में बार बार एक ही लाइन बजने लगती है, वो लड़की ही आपको इन सब से निकाल सकती है। लड़की? विष्णु जोर से चीखते हुए साइड टेबल में रखा फ्लावर वेस उठाकर पटक देता है। मनन की हालत में अब काफ़ी सुधार हो चुका था। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि कुछ ही देर में उसे होश आ जाएगा और वो खतरे से बाहर भी आ चुका है। सुरभि अभी भी मनन के होश में आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसके कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। सुरभि पलट कर देखती है तो अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखते ही उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो उसके गले लगकर रो पड़ती है। रीना, देखना यार, मनन को क्या हो गया? पूरी रात निकल गई है लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया। सब मेरी वजह से हुआ है। दरअसल रीना मनन की बहन थी, लेकिन मनन की वजह से सुरभि और रीना की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। सुरभि को रोता हुआ देख रीना उसे चेयर पर बिठाती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ था सुरभि? सुरभि अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, सगाई के लिए कुछ शॉपिंग करने गई थी, लेकिन मैं मार्केट गई थी। वापस आते वक्त जिस टैक्सी पर थी वो रास्ते में ख़राब हो गई। मैंने मनन को कॉल किया
तो उसने कहा कि वो आसपास ही है और मुझे पिक कर लेगा। मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद वो आया। वो सड़क के उस पार था और मैं इस पार। उसने मुझे अपनी तरफ आने के लिए कहा, लेकिन मेरे पास कई सारे बैग थे, इसलिए मैंने उसे हेल्प के लिए अपनी तरफ बुलाया। वो मेरी तरफ आने के लिए सड़क पार करने ही वाला था कि किसी निहायती पत्थरदिल अमीर बाप की बिगड़ी औलाद ने उसे अपनी कार से टक्कर मार दी। सुरभि की आंखों से मोटे मोटे आंसू बह निकले थे। तभी एक कड़क आवाज़ उस कमरे में गूंजती है, सही कहा तूने, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे शादी से पहले ही मेरा बेटा मौत की दहलीज पर खड़ा है। तुझसे शादी करने के बाद पता नहीं जिंदा रहेगा भी या नहीं। ये आवाज़ थी मनन और रीना की माँ संध्या जी की। मनन की जिद में वो मान तो गई थी सुरभि को अपने घर की बहू बनाने के लिए, लेकिन उन्हें सुरभि बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। संध्या जी का मानना था कि सुरभि एक मिडिल क्लास परिवार से है, इसलिए उसके माँ बाप ज़्यादा दहेज नहीं दे पाएंगे और संध्या जी अपनी हैसियत से बढ़कर किसी परिवार में मनन का रिश्ता चाहती थी, जहाँ से उन्हें कुछ दहेज की रकम भी मिल सके। लेकिन क्या करती, मनन ने जिद लगा रखी थी कि वो सुरभि से ही शादी करेगा। सुरभि अपनी चेयर से उठ जाती है तो संध्या जी आकर मनन के पास बैठ जाती हैं और उसके सिर पर हाथ फेरने लग जाती हैं। रीना अपनी माँ की तरफ देखकर कहती है, माँ, इस सब में सुरभि की कोई गलती नहीं है। गलती उस गाड़ी वाले की है जिसने भाई को टक्कर मारी और वहाँ से भाग निकला। रीना की बात सुनकर संध्या जी उसकी तरफ तीखी नज़रों से घूरती हैं। सुरभि रीना को चुप रहने का इशारा करती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। सुरभि के बाहर निकलते ही एक आदमी आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए कहता है, सुरभि आहूजा। सुरभि बहुओं से कोरते हुए कहती है, जी आप कौन? वो आदमी अपने चेहरे पर गंभीर भाव लिए हुए कहता है, जरा बाहर आइए, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। वो आदमी बाहर की ओर चला जाता है और सुरभि एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो एक गहरी सांस लेते हुए उस आदमी के पीछे जाती है। वो आदमी सुरभि की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा था। सुरभि कड़क आवाज में कहती है, कहिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? वो आदमी सुरभि की तरफ पलटते हुए कहता है, मेरा नाम रवि है। कल जिनकी गाड़ी से उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, उन्होंने मुझे भेजा है। मेरे बॉस ने कहा है कि आपको जितनी रकम चाहिए आप बता दें। जितना भी नुकसान हुआ है हम भरपाई कर देंगे, लेकिन प्लीज़ आप ये कंप्लेन वापस ले लें और वो वीडियो भी डिलीट कर दें। बदले में आप जो मांगें वो आपका। रवि की बातों से सुरभि भड़क जाती है और वो गुस्से में कहती है, तुम्हारा बॉस इतना घटिया कैसे हो सकता है? किसी की ज़िंदगी की कोई कीमत होती है क्या? अरे उस इंसान में तो इतनी भी इंसानियत नहीं कि एक घायल को अस्पताल तक पहुंचाने में हेल्प करे। उल्टा एक्सीडेंट करके भाग निकला। उस इंसान को सज़ा होनी ही चाहिए। रवि अपने हाथ में लिए हुए चेक को सुरभि के आगे करते हुए कहता है, मैडम, एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। इस चेक में आप जो चाहे रकम डाल सकती हैं। ये बॉस की तरफ से तोहफा है आपके लिए। सुरभि दांत पीसते हुए उस चेक को अपने हाथ में लेकर टुकड़े टुकड़े करते हुए हवा में उछाल देती है और अपने हाथ में पहनी हुई 2 चूड़ियाँ उतार कर रवि के हाथ में रखते हुए कहती है, मेरी तरफ से ये तोहफा अपने बॉस को दे देना। उसे कहना कि अगर उसमें ज़रा सी भी मर्दों वाली बात है तो अपनी गलती माने और यहाँ आकर सबसे माफ़ी मांगे, तब शायद मैं सोच सकती हूँ यह कंप्लेन वापस लेने के लिए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो ये चूड़ियाँ पहनकर अपने घर में बैठे, क्योंकि बहुत जल्द वो सलाखों के पीछे होगा। सुरभि रवि को काफ़ी भला बुरा सुनाकर अंदर चली गई थी, लेकिन रवि मूर्ति की तरह चुपचाप खड़ा था। वो अपना सिर खुजाते हुए कहता है, मैंने तो ये सब सुन लिया, लेकिन जब बॉस पूछेंगे कि लड़की ने क्या कहा तो उन्हें कैसे ये सब सुनाऊंगा? बचा लेना महादेव। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए रवि वहां से निकल जाता है। विष्णु की कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर रुकती है। ड्राइवर जल्दी से कार का दरवाजा खोलता है। विष्णु अपने ब्लेजर को सही करते हुए तेज कदमों से उस लग्जरी बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है। विष्णु का बॉडीगार्ड, जिसका नाम तेजा है, विष्णु के कदम से कदम मिलाते हुए उसके साथ चल रहा था। लिफ्ट के जरिए विष्णु अपने ऑफिस के 3rd फ्लोर पर पहुंचता है और बिना इधर उधर देखे हुए सीधे अपने केबिन की ओर बढ़ जाता है। केबिन काफ़ी बड़ा और लग्जरी था, जहां हर चीज़ें बड़े सलीके से अपनी जगह पर रखी हुई थीं। विष्णु अपनी चेयर पर बैठ जाता है
और दिमाग में एक उंगली घुमाने लगता है, जैसे मन में ही कुछ सोच रहा था, कुछ प्लान बना रहा था। तभी केबिन का गेट नॉक होता है। रवि थोड़ा घबराया हुआ सा अंदर आता है। विष्णु उसे कोल्ड लुक देते हुए कहता है, तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? क्या हुआ है? रवि डर और चिंता के भाव लिए कहता है, सर वो लड़की मान नहीं रही है। मैंने उसे मुंहमांगी रकम देने का वादा किया है, लेकिन उसने मना कर दिया। विष्णु के चेहरे पर अब गुस्से की लकीरें उभरने लगी थीं। वो अपनी लाल आंखों से रवि को घूरते हुए कहता है, क्या कहा उस लड़की ने? एक एक शब्द सुनना है मुझे। रवि के मुंह में मानो जुबान ही ना रही हो। वो हकलाते हुए कहता है, वो कह रही थी कि आप अगर, मतलब कि आप। रवि की हकलाहट से विष्णु का सिर चढ़ने लगता है। वो गुर्राते हुए कहता है, अगर तुमने उस लड़की का कहा हुआ एक एक शब्द मुझे तोते की तरह पढ़कर नहीं सुनाया, तो मैं खुद नहीं जानता कि इसकी तुम्हें क्या सजा मिलेगी। विष्णु की धमकी से रवि डरते हुए कहता है, सर वो लड़की कह रही थी कि अगर आप जाकर उस लड़के से और उसके परिवार से माफ़ी मांगेंगे, तो वो सोचेगी ये केस वापस लेने के लिए। बाकी उसे पैसे नहीं चाहिए, और उसने कहा कि अगर आप उससे माफ़ी नहीं मांग सकते, तो ये चूड़ियाँ पहनकर घर बैठे, क्योंकि बहुत जल्द वो आपको सलाखों के पीछे पहुंचाने वाली है। रवि एक सांस में विष्णु को सारी बातें कह गया था, लेकिन अब वो विष्णु के चेहरे के भाव को बड़े गौर से देख रहा था। विष्णु के दिमाग की नीली नसें बाहर दिखने लगी थीं। उसकी आंखों में मानो खून उतर आया था। वो दांत पीसते हुए रवि की तरफ देखकर कहता है, चूड़ियाँ? रवि अपना सिर झुकाते हुए कहता है, जी सर, चूड़ियाँ ही कहा था उसने। रवि विष्णु को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहता है, आई सेड मुझे दो वो चूड़ियाँ। रवि घबराते हुए अपनी जेब से वो चूड़ियाँ निकालता है और विष्णु की तरफ बढ़ा देता है। रवि चुपचाप वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है। तभी विष्णु की कड़क आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, एक काम करो। रवि पीछे पलटकर गंभीर भाव से विष्णु की तरफ देखने लगता है। विष्णु उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और रवि अपना सिर झुकाकर उसकी बात मानते हुए वहाँ से निकल जाता है। रवि के जाते ही विष्णु अपने हाथ में ली हुई उन चूड़ियों को घूरता है और दांत पीसते हुए कहता है, 7 साल पहले एक लड़की ने मुझे बर्बाद किया था, लेकिन अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अब कोई मुझे बर्बाद नहीं कर सकता। जो भी टकराएगा उसे विष्णु राय त्रिपाठी खुद बर्बाद कर देगा। मनन अब पहले से काफ़ी ठीक हो चुका था। उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन सुरभि अभी भी अपनी कंप्लेन से पीछे नहीं हटी थी। पुलिस वाले सुरभि को टाल रहे थे, ये कहकर कि कार्रवाई में अभी समय लग रहा है, लेकिन सुरभि डटी हुई थी उस इंसान को सज़ा दिलाने के लिए जिसके नाम के अलावा वो और कुछ भी नहीं जानती थी उसके बारे में। इधर एक आलीशान कमरे का दरवाज़ा खोलकर विष्णु अंदर आता है। उसकी आंखों में इस वक्त कुछ अलग सा भाव था। विष्णु बिस्तर पर नज़र डालता है, जहाँ एक खूबसूरत सी लड़की लेटी हुई है। उस लड़की ने साधारण सा चूड़ीदार सलवार सूट पहना हुआ था। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखें बंद थीं, या शायद वो बेहोश थी। विष्णु के होंठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए आकर बिस्तर में बैठ जाता है और कुछ पल उस लड़की को निहारता है। विष्णु अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे से उसके बालों को साइड करता है और सर्द निगाहों से उसे घूरते हुए कहता है, सुरभि आहूजा, बहुत शौक है ना तुम्हें खतरों से खेलने का? तो अब देखो तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे खतरों से भर दूंगा। विष्णु सुरभि के गले से उसका दुपट्टा हटाता है और एक बार उसके पूरे शरीर को अपनी निगाहों से नापता है। लेकिन सुरभि को देखते हुए पता नहीं क्यों विष्णु कहीं खोसा गया था। उसके चेहरे पर अभी तक शैतानी भाव थे, जो अब गंभीर हो चुके थे। वो कुछ पलों के लिए सुरभि के चेहरे को निहारता रहता है। तभी रूम का गेट नॉक होता है। रवि अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए कमरे के अंदर आकर खड़ा हो जाता है। विष्णु एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ रवि की ओर देखकर कहता है, रेडी हो? रवि भारी मन से हाँ में अपना सिर हिला देता है। विष्णु अपनी जगह से उठकर रवि के करीब जाता है और कहता है, एक बार अपनी नज़रें अच्छे से जमा लो। रवि मुंह बनाते हुए बिस्तर की तरफ देखता है और फिर 2 कदम राइट में होते हुए कहता है, आई थिंक यहाँ से सही होगा। विष्णु कुछ नहीं कहता और रवि की आंखों में एक पट्टी बांध देता है। रवि अपनी जगह पर खड़ा रहता है। विष्णु उसके हाथ में एक मोबाइल देता है और कहता है, आज तुम्हारी फोटोग्राफी का इम्तहान है रवि। तुम्हें शौक है ना फोटोग्राफर बनने का? तो आज तुम्हें बिना देखे पिक्चर्स लेनी है, और वो भी बिल्कुल परफेक्ट। रवि मुंह बनाए खड़ा रह जाता है।
विष्णु सुरभि के पास पहुंचता है और उसके बिस्तर में उसके करीब बैठते हुए उसके कुर्ते को एक तरफ से उसके कंधे से खिसका देता है। इस वक्त विष्णु के सीने में भी कोई कपड़ा नहीं था। विष्णु का ऑर्डर पाकर रवि फोटो खींचने शुरू कर देता है। हालांकि बेचारी रवि को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो बस अंदाज़ा लगाकर फ़ोटो क्लिक कर रहा था। विष्णु कभी तो सुरभि के कोमल होठों के पास अपने होठ रखता, तो कभी उसके गालों पर। कुल मिलाकर विष्णु ऐसी फ़ोटोज़ चाहता था जिसमें उसकी और सुरभि की क्लोजनेस साफ दिख सके। विष्णु सुरभि के कपड़ों को सही करता है और दुपट्टे को उसके सीने में डालते हुए उठकर खड़ा हो जाता है। विष्णु अपनी शर्ट की आखिरी बटन बंद करते हुए रवि की आंख की पट्टी हटाता है और रवि के हाथ से मोबाइल लेकर फोटोज देखने लग जाता है। रवि घबराया हुआ खड़ा था। वो विष्णु के रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। उसे बस यही चिंता खाई जा रही थी कि पता नहीं एक भी फ़ोटो परफेक्ट आई होगी या नहीं। विष्णु तीखी नज़रों से रवि की ओर देखते हुए कहता है, नॉट बैड। रवि के होठों पर जंग जीतने वाली मुस्कान आ जाती है। वो अपना सीना चौड़ा करते हुए कहता है, थैंक यू सर। विष्णु पलटकर बिस्तर में लेटी सुरभि पर नज़र डालता है और फिर रवि की तरफ देखते हुए कहता है, इसे इसकी मंजिल तक पहुंचा दो। रवि सिर झुकाते हुए कहता है, जी सर। विष्णु कमरे से बाहर निकलते हुए किसी को कॉल करता है और वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद सुरभि की आंखों में पानी की बौछार पड़ती है, तो वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती है। उसकी नज़रों के सामने एक औरत खड़ी थी। वो औरत परेशान होते हुए सुरभि का चेहरा अपनी हथेलियों में भर लेती है और कहती है, बेटा तू घर के बाहर ऐसे बेहोश पड़ी थी, अचानक क्या हुआ तुझे? सुरभि को जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस वक्त उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो कहाँ थी, कहाँ गई, क्या हुआ, उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। वो काफ़ी देर तक अपने दिमाग में जोर डालती है, तब जाकर धीरे धीरे उसे याद आने लगता है। फ्लैशबैक। सुरभि अपने ऑफिस से घर आने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी और बस का इंतजार कर रही थी। तभी सुरभि का मोबाइल रिंग होता है। वो जल्दी से कॉल रिसीव करती है, लेकिन दूसरी ओर से उसके कानों में कोई ऐसी खबर पहुंचती है जो उसके होश उड़ा देती है। सुरभि की आंखों में आंसू भर आए थे। वो फ़ोन कट करते ही टैक्सी रुकवाने लग जाती है, लेकिन इस वक्त उसे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। तभी एक कार आकर सुरभि के पास रुकती है और उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर झांकते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूं बेटा? सुरभि एक पल के लिए खामोश रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस इंसान पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन इस वक्त उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। इसलिए वो हिम्मत करके उस कार में बैठ जाती है और इसके आगे सुरभि को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक सुरभि परेशान होते हुए कहती है, माँ आपका फ़ोन आया था मुझे जब मैं बस स्टॉप पर थी। उस वक्त आपने कहा कि पापा की दुकान में आग लग गई है। पापा ठीक तो है ना? सुरभि की माँ उमा जी उसका हाथ पकड़कर अंदर की ओर लेकर जाती हैं और उसे एक सोफे पर बैठाकर कहती हैं, एक दुकान ही तो सहारा थी तेरे पापा की। कितने लगन से उस दुकान को चला रहे थे वो, लेकिन पता नहीं किसकी दुश्मनी थी जो हमारी दुकान पर आग लगा दी। सब कुछ जलकर राख हो गया। इतना सुनते ही सुरभि दंग रह जाती है। वो झटके से अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और हैरान होते हुए कहती है, इसका मतलब हमारी दुकान पूरी तरह से जल गई? पर ऐसे कैसे? और आपने मुझे फ़ोन पर कहा था कि पापा को चोट लग गई है। कैसे हैं पापा? कहाँ है वो? उमा जी अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए कहती हैं, तेरे पापा की आंखों के सामने उनकी सपनों की दुकान धू धू करके जल गई। उस आग को बुझाने में उन्होंने खुद को पूरी तरह से झोंक दिया था, लेकिन वो आग नहीं बुझ पाई। इन सब में तेरे पापा को कई सारी चोटें आई हैं बेटा। मैं और अर्णव उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे। इस वक्त वो अपने कमरे में है और आराम कर रहे हैं। सुरभि बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब अचानक हो क्या रहा है। सुबह का वक्त विष्णु की कार सीधा उसके ऑफिस के बाहर रुकती है। विष्णु अपने चेहरे पर कठोर भाव लिए हुए लिफ्ट के अंदर घुसता है। विष्णु का बॉडीगार्ड तेजा भी विष्णु के कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चल रहा था। विष्णु गंभीर भाव लिए हुए कहता है, तेजा जो काम बोला था वो हो गया? तेजा अपना सिर झुकाते हुए कहता है, यस सर। तेजा लिफ्ट की बटन प्रेस करता है और वो दोनों सीधा थर्ड फ्लोर पर बाहर निकलते हैं। विष्णु केबिन के अंदर घुस जाता है और तेजा दरवाजे के पास खड़ा रहता है।
विष्णु अपनी चेयर में बैठा हुआ था और अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त था। अचानक से उसकी नज़रों के सामने सुरभि का चेहरा घूम गया। उसका गोरा बेदाग चेहरा, घनी पलकें, कोमल गुलाबी होंठ। विष्णु अपना सिर झटकते हुए खुद को इन ख्यालों से बाहर करता है। इतने में रवि आता है और कहता है, सर वो लड़का और उसकी फैमिली मान गए हैं, बस वो लड़की नहीं मान रही है। अब आगे क्या करना है? विष्णु मुस्कुराते हुए कहता है, एक दांव अभी बाकी है, वो भी मान जाएगी। विष्णु अगले ही पल अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहता है, हमारे न्यू प्रोजेक्ट की मीटिंग कब की है रवि? हर हाल में ये प्रोजेक्ट तिरुपति इंडस्ट्रीज को ही मिलना चाहिए। रवि अपना सिर झुकाते हुए कहता है, सर वो हमारा राइवल विवान सिंगानिया एड़ी चोटी कर जोर लगा रहा है इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए। ये सुनकर विष्णु के माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आती हैं। इधर सुरभि अपने पापा शेखर जी के पास बैठी हुई है। वो बहुत दुखी लग रहे हैं और सुरभि उन्हें समझा रही है। सुरभि उन्हें दवाई देती है और सोने के लिए फोर्स करती है। शेखर जी बिना मन के चुपचाप लेट जाते हैं। इतने में सुरभि के मोबाइल पर कोई मैसेज आता है। इसके बाद तो जैसे मैसेज की झड़ी सी लग गई। एक के बाद एक मैसेज आ रहे थे। सुरभि परेशान होते हुए अपने पापा के कमरे से बाहर आती है और अपने मोबाइल की स्क्रीन ओपन करती है। मोबाइल की स्क्रीन पर देखते देखते सुरभि की आंखों से आंसू बह निकले। वो बिल्कुल शॉक्ड थी। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। मुंह खुला का खुला रह गया था। उसके मुंह से कोई आवाज़ ना निकले, इसलिए वो अपनी हथेली से अपना मुंह दबा लेती है। इंदौर की एक शानदार होटल के एक रूम में अपने पैरों को क्रॉस करके विष्णु बड़े शांत से बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक सिगरेट थी जिसके लंबे लंबे कस भर रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है। विष्णु दरवाजे की ओर देखे बिना ही तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते। सुरभि अपने कांपते हुए पैरों को आगे बढ़ाकर कमरे के अंदर आती है। वो विष्णु के सामने खड़ी हो जाती है और उसके चेहरे को हैरानी से निहारने लगती है। विष्णु अपने हाथ में ली हुई सिगरेट को जमीन में फेंक कर उसे अपने जूते के नीचे मसलता है। सुरभि खुद को रोक नहीं पाती और गुस्से में कहती है, मिस्टर विष्णु राय त्रिपाठी, आपका नाम जितना बड़ा है, आपकी सोच उतनी ही छोटी है। ये केस वापस लेने के लिए आपने मेरे साथ इतनी घटिया हरकत की। शर्म नहीं आई आपको एक लड़की की मर्जी के बिना उसे छूने में? और आप ये फ़ोटोज़ क्लिक करके मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं। लेकिन एक बात कह देती हूँ मैं आपसे, मैं ये केस वापस नहीं लूँगी, कभी नहीं। विष्णु के चेहरे पर गुस्से के भाव दिखने लगते हैं। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और एक झटके में सुरभि की दोनों बाजुओं को पकड़ते हुए उसे दीवार से चिपका देता है। सुरभि को समझ पाती उससे पहले ही विष्णु उसे अपने दोनों हाथों से कस चुका था। सुरभि की सांसें तेज हो चुकी थीं। विष्णु के इतने करीब होने से सुरभि की घबराहट बढ़ गई थी। विष्णु सुरभि के चेहरे को घूरते हुए कहता है, ज़्यादा हिम्मत दिखाना तुम्हारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है और तुम शायद मुझे जानती नहीं हो, इसलिए इतनी हिम्मत दिखाने की गुस्ताखी कर रही हो। याद रखना, जितना मैं दिखता हूँ उससे भी ज़्यादा खतरनाक हूँ। सुरभि सहमी हुई नज़रों से विष्णु को देख रही थी। आज शायद पहली बार उसका पाला एक ऐसे इंसान से पड़ा था जिसकी आंखों में उसे बहुत सारे इमोशंस एक साथ दिख रहे थे, जैसे कोई दर्द, कोई तड़प, गुस्सा, नफरत, घमंड, पागलपन, सब कुछ उसकी आंखों में तैर रहा था। विष्णु सुरभि की दोनों बाजुओं पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, आग हूँ मैं, अगर टकराओगी तो जलकर राख हो जाओगी। बेहतर है कि इस आग में कूदने की बजाय तुम अपना रुख दूसरी ओर मोड़ लो। सुरभि को अब विष्णु की आंखों में भरे गुस्से को देखकर खौफ सा आ रहा था और ऊपर से विष्णु की पकड़ सुरभि की बाजुओं में इतनी तेज थी कि उसे तकलीफ होने लगी थी। दर्द के कारण उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, प्लीज छोड़िए मुझे। विष्णु एक पल के लिए सुरभि के सहमे हुए चेहरे को निहारता है और फिर उसकी बाजुओं को आज़ाद करके 2 कदम पीछे हो जाता है। सुरभि दर्द के कारण अपनी दोनों बाजुओं को सहलाने लगती है। विष्णु पापा सोफे में बैठता है और शांत से एक सिगरेट होठों के बीच फंसाकर सुलगाता है। विष्णु सुरभि की तरफ देखते हुए कस भरता है और डेविल स्माइल के साथ कहता है, ये केस वापस ले लो और अपनी पहले वाली ज़िंदगी जियो। और वैसे भी वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड, क्या नाम है उसका? विष्णु सोचने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वो चिढ़ते हुए कहता है, वाट एवर, जो भी नाम है उसका, वो मरा नहीं है, जिंदा है।
तो जाओ और जाकर उसके साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाओ। इन सब में पड़ोगी तो सब कुछ खो दोगी। और इसकी शुरुआत हो चुकी है तुम्हारे पापा की दुकान उमा वस्त्रालय से। जैसे वो जलकर राख हो गई है, वैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी राख हो जाएगी। तो मेरा ऑफर मान लो। सुरभि हैरानी से विष्णु की तरफ देखती है और कहती है, इसका मतलब वो तुम थे? तुमने मेरे पापा की दुकान जलाई? क्यों की तुमने यह घटिया हरकत? सुरभि की बात सुनकर विष्णु गुस्से से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है, जुबान संभाल कर मेरे आगे अपनी आवाज़ ऊंची मत करो, वरना। विष्णु की बात पूरी होने से पहले ही सुरभि गुस्से में उसके पास आकर उसका कॉलर पकड़ लेती है और दांत पीसते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से एक आदमी की जान जा सकती थी और बदले में सिर्फ तुम्हें एक माफ़ी मांगनी थी, सच्चे दिल से। लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना तो दूर, ऊपर से तुम मेरे साथ ये सब करके मुझे केस वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हो। सुरभि ने विष्णु का कॉलर पकड़ा हुआ था। यह देखकर विष्णु का माथा ठनक जाता है, लेकिन वो चुपचाप सुरभि की बातें सुन रहा था, अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। सुरभि गुस्से में कहती है, अब तो मैं ये केस वापस नहीं लूँगी। मनन भी ठीक हो चुका है और अब वो खुद गवाही देगा कि उसका एक्सीडेंट करने वाले तुम थे। मेरे पास वो वीडियो भी है जिसमें तुम्हारी गाड़ी का नंबर साफ दिख रहा है और कुछ कुछ तुम्हारा क्रिमिनल फेस भी। तो अब तुम्हें जो करना है कर लो। इतना कहकर सुरभि गुस्से में विष्णु का कॉलर छोड़ती है और वहाँ से जाने लगती है। अपनी आंखों में बेपनाह गुस्सा और नफरत लिए विष्णु से पीछे से आवाज़ देता है, तुम्हारी अकड़ बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। बाद में कभी मुझसे ये सवाल मत करना कि तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। सुरभि विष्णु की बात का कोई जवाब नहीं देती है और तेज कदमों से उस रूम से बाहर निकल जाती है। विष्णु अपने कॉलर को अपने हाथों से झाड़ने लगता है, मानो सुरभि की पकड़ ने उसके गिरेबान को मैला कर दिया हो। मनन का घर। मनन अपने बिस्तर में चुपचाप लेटा हुआ है। उसके माथे पर बड़ी सी पट्टी बंधी हुई है। इस वक्त उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी सुरभि पैर पटकते हुए अंदर आती है और मनन की तरफ गुस्से में देखकर कहती है, ये सब क्या है मनन? मैं पुलिस स्टेशन गई थी और मुझे पता चला कि तुम लोगों ने उस इंसान से पैसे लेकर उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन करने से मना कर दिया। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? मनन कुछ कहता उससे पहले ही मनन की माँ संध्या दांत पीसते हुए कहती है, ओ हीरोइन, बस। अभी तुझे मेरे बेटे की चिंता करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है। वो बीआर से पंगा लेकर हमें मरना नहीं है। हम जानते हैं वो बड़ा आदमी है। थाने के चक्कर लगा लगा कर चप्पलें घिस जाएंगी, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। कम से कम पैसा मिल रहा है, वही बहुत है। सुरभि कुछ कहती उससे पहले ही मनन अपने हाथ का पंजा दिखाकर उसे चुप रहने के लिए कहता है, माँ, आप मेरे लिए कुछ खाने का बना दीजिए, मुझे दवाई खानी है। संध्या समझ जाती है कि मनन बहाने से उन्हें अपने और सुरभि के पीछे भगा रहा है। वो मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती हैं। मनन हिम्मत करके बेड से उठने लगता है तो सुरभि उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। मनन सुरभि को अपने हाथ की उंगली दिखाकर उसे अपनी मदद करने से मना करता है। सुरभि को मनन की ये बेरुखी समझ नहीं आ रही थी। वो हैरान होकर मनन के गुस्साए हुए चेहरे को निहार रही थी। मनन उसके पास आ जाता है और उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो सुरभि? सुरभि आंखें बड़ी करके मनन को देखने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मनन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। सुरभि को मनन की बेरुखी समझ नहीं आ रही थी। वो हैरान होकर मनन के गुस्साए हुए चेहरे को निहार रही थी। मनन उसके पास आ जाता है और उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो सुरभि? सुरभि आंखें बड़ी करके मनन को देखने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मनन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। क्या कह रहे हो तुम? साफ साफ कहो। मनन अपनी पॉकेट से अपना मोबाइल निकालता है और सुरभि के सामने करते हुए कहता है, ये कैसी फोटोज हैं सुरभि? ये तो वही आदमी है ना जिसकी कार से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और तुम उसी के साथ ये सब कर रही हो? क्यों? सुरभि शॉक्ड रह जाती है। वो गुस्साई नजरों से मनन को देखकर कहती है, बस इतना ही प्यार था, इतना ही भरोसा था कि बस 4 फोटो देख ली तो मुझसे सवाल करने लगे? उस इंसान ने मुझे किडनैप किया, बेहोशी में मेरे साथ ऐसी गंदी तस्वीरें खिंचवाई और अब इन तस्वीरों के जरिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं वो वीडियो डिलीट कर दूं, और तुम मुझसे सवाल कर रही हो?
मनन कुछ पल सुरभि की आंखों में देखता है और फिर अपनी नजरें फेरते हुए कहता है, अगर तुम सही हो तो फिर तुमने उस इंसान के पैसे क्यों लिए, ये केस वापस लेने के बदले? सुरभि हैरान होते हुए कहती है, वो हमारे बीच गलतफहमी पैदा कर रहा है। मनन, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैंने कोई पैसे नहीं लिए उससे, बल्कि पैसे तो आंटी जी ने लिए हैं, ये सब कुछ भुलाने के बदले। मनन गुस्सा होते हुए सुरभि से कुछ कदम दूर हो जाता है और कहता है, प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी तुमसे। मनन की बेरुखी से सुरभि बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी। वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, दुनिया भरोसा करे या ना करे, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा करोगे इस बात का मुझे पूरा यकीन था, लेकिन मेरा ये भ्रम तुमने तोड़ दिया। मनन खामोश रह जाता है। सुरभि एक नज़र मनन को निहारती है और तेज कदमों से वहां से बाहर निकल जाती है। विष्णु अपनी कार में चुपचाप बैठा हुआ है। उसकी कार सुरभि के घर के बाहर कुछ कदम दूर खड़ी थी। विष्णु की नज़र सुरभि पर पड़ती है, जो रोनी सूरत बनाए हुए अपने ख्यालों में खोई हुई सी घर की तरफ आ रही थी। विष्णु जल्दी से अपनी कार से बाहर निकलता है और ठीक सुरभि के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सुरभि, जो कहीं खोई हुई सी थी, अचानक विष्णु को अपने सामने देख चौंक जाती है। वो हैरानी से विष्णु की ओर देखती है। विष्णु अपनी आंखों से चश्मा हटाते हुए कहता है, देख लिया, जिनके लिए तुम इतने खतरे मोल ले रही थी, उन्होंने ही तुम्हें साइड कर दिया। जिस प्यार पर तुम्हें इतना भरोसा था, उसने तुम पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं रखा। सो सैड। विष्णु सुरभि पर दया दिखाने की एक्टिंग करता है। सुरभि दांत पीसते हुए कहती है, आपको मुझ पर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है, और आप यहाँ मेरे घर तक क्यों पहुँच गए? जाइए यहाँ से, और अब से ना मैं आपके रास्ते आऊँगी ना आप। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया है और कंप्लेंट भी वापस ले ली है। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिनके लिए लड़ रही थी वो खुद ही पीछे हट गए। जाइए यहाँ से। इतना कहकर सुरभि वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। तभी विष्णु उसकी कलाई पकड़ लेता है। सुरभि पीछे पलटती है और गुस्से में विष्णु की ओर देखती है। विष्णु सुरभि की कलाई छोड़ देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, इतनी आसानी से अब तुम पीछे नहीं हट सकती। तुमने शेर को उंगली की है, तो अब तुम्हें उसका शिकार बनना ही होगा, क्योंकि बीआर की दुनिया में लोग आते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, खुद बीआर। सुरभि असमंजस भरी निगाहों से विष्णु को देख रही थी। विष्णु सुरभि के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते हुए उसकी आंखों में झांक कर कहता है, उन पिक्चर्स की हार्ड कॉपी तुम्हारे घर भिजवा दी है मैंने। अब तक तुम्हारे पापा को मिल गई होगी। सुरभि बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि विष्णु इन सब में उसकी फैमिली को भी इन्वॉल्व करेगा। वो गुस्से में विष्णु का कॉलर पकड़ लेती है और अपनी आंसुओं से भीगी आंखें विष्णु की आंखों से मिलाते हुए कहती है, तुम कितने घटिया इंसान हो। खुद गलती करके सजा किसी और को दे रहे हो। तुम्हारा कोई ईमान है भी कि नहीं? विष्णु सुरभि का हाथ अपने कॉलर से छुड़ाते हुए कहता है, आई प्रॉमिस यू, आइंदा से तुम मेरे साथ ये हरकत दोबारा नहीं कर पाओगी। ना तो कभी मेरी आंखों से आंखें मिला पाओगी, और ना ही कभी मेरे गिरेबान को छूने की हिम्मत करोगी। अब जाओ और जाकर अपने बाप को संभालो। बेचारे दुकान चल जाने की वजह से वैसे भी स्ट्रेस में थे। अपनी बेटी की अश्लील फोटो देखने के बाद कहीं उन्हें हार्ट अटैक ना आ गया हो। सुरभि एक पल के लिए गुस्से में विष्णु को देखती है और तेज कदमों से घर के अंदर की तरफ चली जाती है। विष्णु अपना चश्मा वापस से अपनी आंखों में चढ़ाता है और डेविल स्माइल करते हुए वहां से निकल जाता है। बीआर बिला। निर्मला जी अपने हाथ में पूजा की थाल पकड़े तेज कदमों से घर के अंदर की तरफ आ रही थीं। उनके हाथ कांप रहे थे। पूजा की थाल उनके हाथ से छूटकर जमीन में गिरने ही वाली थी। तभी दो हाथ उस थाली को कसकर पकड़ लेते हैं। निर्मला जी सहमी हुई नजरों से अपने सामने देखती हैं। उनके सामने लगभग 23 साल की एक लड़की खड़ी थी, जिसका नाम नैना था। नैना विष्णु की बहन थी, जो कुछ दिनों से अपने कॉलेज की तरफ से इंटर्नशिप करने के लिए शहर से बाहर गई हुई थी। क्योंकि उसका फील्ड अलग था, इसलिए वो चाह कर भी विष्णु की कंपनी में इंटर्नशिप नहीं कर सकती थी। नैना अपनी माँ को जल्दी से सोफे पर बिठाती है और एक नौकर को पानी लाने के लिए कहती है। इतने में दादी भी वहां पर आ जाती हैं। दादी को देखकर निर्मला जल्दी से उनके गले लग जाती है और रोने लग जाती है। दादी उन्हें शांत करवाते हुए कहती हैं, क्या बात है निर्मला, तू इतनी डरी हुई क्यों है? दादी निर्मला को अच्छे से बैठाती हैं। निर्मला घबराते हुए कहती है, माँ, जिन लोगों से दूर जाने के लिए हमने वो शहर छोड़ा था, वो लोग हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। माँ, मैं मंदिर गई थी,
मैंने उन लोगों को देखा, वो इसी शहर में है। वो अभी भी हमारे परिवार का पीछा कर रहे हैं माँ। अब क्या होगा? निर्मला जी बेचैन थी, बिल्कुल बावली सी होती जा रही थी। दादी और नैना उन्हें तसल्ली दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी नज़रों के सामने कुछ ऐसे दृश्य आ रहे थे जो उन्हें पागल किए जा रहे थे। अचानक से कोई उनके पास आता है और उन्हें अपने सीने में छुपा लेता है। निर्मला जी विष्णु की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर लेती हैं और सिसक सिसक कर रोने लग जाती हैं। विष्णु की आंखों में अंगारे भर आए थे। गुस्से की तपिश के कारण उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। वो अपनी माँ के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, वो इस शहर में आ सकते हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी में नहीं। फिक्र न करें, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब आपका बेटा कम से कम इतना पावरफुल तो हो चुका है कि कोई उसकी फैमिली को हाथ तक नहीं लगा सकता है। निर्मला जी कुछ हद तक शांत हो गई थीं। विष्णु नैना को इशारा करता है तो नैना अपनी माँ को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर सुरभि खामोश खड़ी थी और उसके माँ पापा उसे शक भरी नज़रों से देख रहे थे। उसके पापा के हाथ में वो फोटोज थीं और आंखों में कई सवाल। सुरभि अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही थी, ये जानते हुए भी कि उसने कुछ नहीं किया। उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसके साथ जो कुछ हुआ था उसकी तो भनक भी नहीं लग पाई थी बेचारी को। उमा जी सुरभि के पास आकर कहती हैं, ये सब क्या है सुरभि? ये आदमी कौन है और तू इसके साथ ऐसे? उमा जी अपनी बात कहते हुए सुरभि को शक भरी निगाहों से देखती हैं। सुरभि उनके पास आकर उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, माँ, ये आदमी मुझे फंसा रहा है। आप तस्वीर को ध्यान से देखिए ना। मेरी आंखें बंद हैं, मुझे खबर तक नहीं कि वो आदमी मेरे साथ क्या कर रहा है। मेरी कोई गलती नहीं है माँ, प्लीज़ मेरा यकीन करिए। सुरभि की माँ अपनी बेटी के आंसुओं से पिघल जाती हैं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, मुझे यकीन है बेटा कि तू सही कह रही है, लेकिन ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ना ही क्यों? इनकी और हमारी दुनिया बहुत अलग है। हम सीधे साधे लोग हैं बेटा। सुरभि की माँ रोने लग जाती हैं। सुरभि अपने पापा की ओर देखती है जो नजरें फेरे चुपचाप खड़े थे। सुरभि उनके पास जाकर कहती है, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं हमेशा आपका सिर ऊंचा करने के सपने देखती थी, लेकिन आज मैंने आपकी नज़रें नीची कर दी। शेखर जी सुरभि की तरफ गंभीर भाव से देखने लग जाते हैं। सुरभि उनके सीने में छुप जाती है और रोते हुए कहती है, पापा, मैं तो बस सच्चाई का साथ देना चाहती थी, लेकिन अब तो सच्चाई और अच्छाई का ज़माना ही नहीं रहा। जो बुरे होते हैं वो जीतते हैं और जो सही होते हैं वो हारते हैं। पर मैं ये बात समझ गई हूँ पापा कि हर किसी से जंग नहीं लड़नी चाहिए। कभी कभी खुद की हार मान लेने से आप बहुत कुछ तबाह होने से बचा सकते हैं। सुरभि के पापा अपनी बेटी के जज्बातों में बहने लगे थे। वो सुरभि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा मैं नाराज जरूर हूँ, पर मुझे तुझ पर भरोसा है। लेकिन चिंता बस इस बात की है कि अगर मनन या उसके परिवार को ये बात पता चली तो क्या वो लोग तुझ पर भरोसा करेंगे? शेखर जी बेचैन होते हुए पास रखे सोफे पर बैठ जाते हैं और सुरभि की तरफ देखते हुए कहते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, आस पड़ोस, सबको खबर है कि आने वाले हफ्ते में तेरी और मनन की सगाई और शादी की तारीख है। अगर उससे पहले ही मनन को ये तस्वीरें देखने के लिए मिल गई तो क्या वो ये शादी करेगा? सुरभि खामोश थी। वो कैसे कहे कि जिस मनन पर उसे खुद से भी ज़्यादा भरोसा था वो तो पहले ही सुरभि पर शक करके बैठा है। तभी घर का लैंडलाइन बजता है। उमा जी कॉल रिसीव करती हैं और दूसरी ओर की आवाज़ सुनकर उमा जी के हाव भाव बदलने लग जाते हैं। वो परेशान हो जाती हैं। उमा रिक्वेस्ट भरे लहजे में कहती हैं, ये आप क्या कह रही हैं संध्या जी? आप ऐसे कैसे बच्चों की शादी तोड़ सकती हैं? बाहर सबको ये खबर हो चुकी है कि सुरभि और मनन की शादी अगले हफ्ते होने वाली है। हम उन्हें क्या जवाब देंगे? फोन कट चुका था और उमा जी अभी भी रिक्वेस्ट कर रही थी। सुरभि अपनी माँ के पास आकर उनके हाथ से फ़ोन लेती है और उसे रिसीवर पर रखते हुए कहती है, माँ, जिस रिश्ते में विश्वास ना हो उसका टूट जाना ही बेहतर होता है। जाने दीजिए। इतना कहकर सुरभि अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उमा जी उसे देखती रह जाती हैं क्योंकि वे अच्छे से जानती थीं कि सुरभि मनन से कितना प्यार करती है। पिछले 2 सालों से मनन के बारे में बातें कर करके उसने उमा जी का सर खा रखा था और अब जब उन दोनों की शादी फिक्स हो चुकी थी तो सुरभि के पाँव जमीन में नहीं टिक रहे थे। उमा जी अपनी बेटी के टूटे हुए दिल और उसके टूटे हुए सपनों के लिए अफसोस करते हुए अपना सिर पकड़कर बैठ जाती हैं। क्या सच में सुरभि विष्णु के आगे हार मान लेगी
या देगी कोई करारा जवाब? जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।